दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास में हमारा लास्ट अध्याय है अध्याय 12 संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। संविधान के निर्माण चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, और ये वीडियो स्पेशल एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट भी देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन लगभग आपके वही रहते हैं। बाकी एमपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है ओके उनको भी कवर किया है। तो अगर चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैं बताते जा रहा हूँ ओके, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताते जा रहा हूँ, अगर आप क्या लगातार वीडियो से देखकर तैयार करते जाते हैं तो आपके क्या प्रीवियस ईयर के पेपर के जो क्वेश्चन है वो अपने आप तैयार होते जाएंगे क्योंकि मैंने क्या कवर किए होंगे। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बाकी इससे पहले वाले जो चैप्टर बता दिए हैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो 12th हिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखें अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर यानी क्या 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। बाकी हम दोस्तों बात करें एमपी बोर्ड में इस चैप्टर से आपके केवल और केवल क्या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपको कैसे आपका बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर आपको कैसे पता चल जाता है, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 की बात करें तो ओके 23 की बात करें 24 की बात करें तो इस चैप्टर से आपके 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए आपको है इसी पार्ट से रहने वाला है पूरा पैटर्न। तो आपको क्या शॉर्ट वाले सभी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और मैं भी आपको क्या लगभग बहुत सारे यहाँ से प्रैक्टिस करा दूंगा और अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, मॉडल पेपर भी जारी होता है उसमें भी हम देख सकते हैं कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं। ओके, चलिए देख लेते। पहला हमारा क्वेश्चन है हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए किन अधिकारों की मांग की। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन है ओके सभी के आंसर आपका 2 लाइन में तैयार करके रखने हैं क्योंकि 2 नंबर में पता है आता है तो 2 लाइन में आपको तैयार करके रखना है। तो हंसा मेहता ने संविधान सभा में महिलाओं के लिए समान नागरिक अधिकारों, लैंगिक समानता, न्याय, आरक्षण की मांग की थी। ये संविधान सभा की क्या है महिला सदस्य थी और संविधान निर्माण में उनका क्या है योगदान महत्वपूर्ण। सिंपल है आंसर मैंने आपका कितना है कि हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए किन अधिकारों की मांग की, तो समान नागरिक अधिकार, लैंगिक समानता, न्याय, आरक्षण की मांग की थी। इस चैप्टर से अगर पूछा जाए हाई किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें आपके देखिए इस चैप्टर में आपका संविधान की बात हो रही है तो अगर आपने कक्षा 11वीं में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि संविधान कब बना, कैसे बना और उसके क्या संविधान की क्या विशेषताएं हैं, तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन थे, इस टाइप का टॉपिक था। लेकिन इस वाले संविधान वाले चैप्टर में इतिहास में आपको जो है इसमें ये बताया जाता है कि किस टॉपिक में किस व्यक्ति ने क्या कहा, तो आपको ये जरूर याद करके रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचन मांग के लिए क्या कहा, ओके इस प्रकार से जयपाल ने आदिवासियों के लिए क्या कहा, तो इस प्रकार से पूछा जाता है किसने किसके लिए क्या कहा, ये क्वेश्चन आते हैं। बाकी में जितना हो सकता है मैंने कवर किया है। ओके, बाकी एक बार नोट्स पढ़ लेते तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन था। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो संविधान की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष। ऑब्जेक्ट में कई बार आ चुका है, वस्तुनिष्ठ में कई बार आ चुका है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्य सूची क्या है। तो देखिए आपकी संविधान में 3 सूचियां हैं, एक राज्य सूची, एक आपका संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। राज्य सूची का मतलब है कि तो राज्य सूची का मतलब है कि इसमें ऐसे सब में क्या है विषय दिए हैं कि टॉपिक दिए हैं, तो जो राज्य सूची में जितने भी टॉपिक दिए हैं उन पर केवल क्या है राज्य सरकार क्या उसमें नियम कानून वगैरह बना सकती है। ओके, और लेकिन आवश्यकता पड़ती है अंत में तो केंद्र सरकार ही बना सकती है। केंद्र सूची है जो संघ सूची है, संघ सूची में क्या होता है कि जो केंद्र सरकार है संघ सूची के जो विषय हैं उसमें केवल केंद्र सरकार क्या है नियम बना सकती है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि दोनों लोग बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी उन जो विषय हैं उन पर अपने नियम बना सकते हैं। बस इस प्रकार से आपको माइंड में रखना है और तीनों को याद करके रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, लगातार आ रहा है। ओके, राज्य सूची क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो राज्य सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो स्थानीय महत्व के हैं। उदाहरण के लिए कानून व्यवस्था, पुलिस, जेल, न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, राजस्व, औद्योगिक विकास, इतने सारे दिए हैं। कोई भी आप 2 से 3 माइंड में रखिएगा। ओके, इन विषयों पर समान अवस्था में राज्यों के विधानमंडलों को ही कानून बनाने का अधिकार है। ओके, समान अवस्था में क्या है कि केवल राज्य की जो विधानसभा है वही क्या बना सकती है, इस पर कानून बना सकती है इन विषयों पर, राज्य सूची के जो विषय दिए हुए उन पर। लेकिन विशेष अवस्था में, संकट काल में इसमें किसी भी विषय पर या सभी विषय पर केंद्र सरकार को भी दिया जा सकता है। ओके, लेकिन अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आती है, संकटकालीन की स्थिति आती है, तब इन विषयों पर राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर क्या है केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे राज्य सूची। आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है केंद्रीय सूची या संघ सूची क्या है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है और इसके बाद हम पढ़ेंगे संवर्ती सूची। देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में कौन सा आया था आपका राज्य सूची वाला, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में कौन सा है केंद्रीय सूची वाला, तो आपका 25 में क्या संवर्ती सूची आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको हो सकता है तैयार करके रखना है। ओके, 3 से 4 लाइन आपको उस टॉपिक के बारे में तैयार करके एकदम माइंड में रखना है। तो केंद्रीय सूची क्या है, केंद्रीय सूची या संघ सूची भारतीय संविधान की 12 अनुसूची है। सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, राष्ट्र के विषय जो महत्व के विषय हैं वो रखे गए हैं। इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। ओके, ये आपको याद रखना, बस यहाँ तक आपको याद रखना है। ये तो फिर आप इसके भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 2 नंबर के लिए आपको 2 से 3 लाइन बस लिखनी है। ओके, इसमें प्रमुख विषय क्या है, सबके 2-2, 3-3 आपको क्या प्रमुख विषय भी याद करके रखना है। जैसे देश की सुरक्षा, विदेशी संबंध, युद्ध, संधि, रेल, वायुयान, समुद्री जहाज, डाकघर, टेलीफोन, प्रसारण, विदेश व्यापार, नोट व मुद्रा, रिजर्व बैंक, ये सब क्या आते हैं आपकी संघ सूची के विषय। तो आपको 2 लाइन में आपको तैयार करके रखना है राज्य सूची क्या है, संघ सूची क्या है, संवर्ती सूची, और उसके 2 विषय आपको तैयार करके रखना है। संवर्ती सूची ओके, अभी तक बोर्ड में एग्जाम में नहीं है तो ये आपका आ सकता है, तैयार करके रखना है। संवर्ती सूची क्या है, इस सूची में जो विषय दिए हैं उन विषयों पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों को क्या है अधिकार प्राप्त है नियम बनाने के लिए। तो क्या लिखना है, भारतीय संविधान में कुछ विषय ऐसे भी है जिन पर केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर क्या है कानून बना सकते हैं, परंतु टकराव की स्थिति में। ओके, मान लीजिए कोई विषय पर केंद्र ने भी नियम बना दिया और क्या है राज्य ने भी नियम बना दिया, अब दोनों लड़ रहे हैं कि हमारा नियम लागू होगा, हमारा नियम लागू होगा, क्योंकि अब संवर्ती सूची में दोनों नियम बना सकते हैं। तब दोनों की लड़ाई हो जाती है। ओके, कि राज्य कह रहा कि हमारा नियम लागू होगा इस विषय पर, ओके, केंद्र कह रहा कि हमारा नियम लागू होगा इस विषय पर। तब इस स्थिति में किसकी विजय होगी, कौन जीतेगा, केंद्र जीतेगा, केंद्र को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। और दोनों की अगर टकराव हो रहा है, दोनों की लड़ाई हो रही है, तो फिर किसकी मान्यता मिलेगी, तो संविधान में इस पर लिखा हुआ कि केंद्र सरकार का नियम माना जाएगा। तो यही बताया, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया नियम क्या है प्रभावी होगा, कानून प्रभावी होगा। इस तीसरे सूची में क्या है संवर्ती सूची कहा जाता है। इसमें क्या है 47 विषय है, जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, दंड विधि, दीवानी कानून, न्याय, समाचार पत्र, पुस्तकें, छापाखाना, इस प्रकार से आपके दिए विषय। तो ये आपको किस प्रकार से याद रखना है, दो मैंने आपको समझा दिया है तो आपको समझ के रखिएगा और 2 लाइन में आप समझा सकते हैं। और विषय जरूर याद रख लीजिए, मैन विषय 2-3 विषय तैयार करिएगा, केंद्र में कौन से, संघ में कौन से, संवर्ती में, क्लियर हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। BN राव कौन थे, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो जस्टिन BN राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान निर्माण के कार्य में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। बस जितना मैंने आपको बता रहा हूं उतना ही पेपर में लिखना है। ओके, ज्यादा एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने पूरा दिमाग लगा दिया, पूरा रिसर्च करके आपको जो दे रहा हूं। ओके, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, काफी ज्यादा समय लगता है, टाइपिंग सोच सकते हैं 1-2 लाइन भी अगर टाइप करते क्या मेहनत लगती है। यहाँ तो मैं पूरा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, काफी ज्यादा कॉस्ट लग जाती है। ओके, और जितना इनकम भी नहीं होती, फिर भी उतना मैं आपको लगा देता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया है, 24 में आया है। ओके, तो रिपीट भी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के भी करके तो क्वेश्चन रटे ही होने चाहिए आपको। ओके, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का मतलब क्या है, क्या अर्थ है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केंद्र सरकार को गवर्नर की सिफारिश पर राज्य सरकार के सभी अधिकारों को अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया जाता है। ओके, अगर क्या है जो देखिए हर राज्य का एक गवर्नर होता है। ओके, तो गवर्नर जैसे गवर्नर यानी राज्यपाल, तो राज्य का जो राज्यपाल होता है यदि वो केंद्र से सिफारिश कर दे, क्या सिफारिश कर दे, या केंद्र से कहे कि हमारा राज्य क्या अच्छे से नहीं चल रहा है, जो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ओके, और हमारा राज्य अच्छे से नहीं चल पा रहा, इस कंडीशन में तो राज्य की जो पूरी शक्तियां हैं वो किसके हाथ में चली जाएंगी, केंद्र के हाथ में चली जाएंगी, और केंद्र क्या है राज्य को संभालेगा। तो ये होता है 356 में बताया जा रहा है। ओके, लिखना कितना है, 2 लाइन में जितना लिखना है वो बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं। टॉपिक को थोड़ा समझते जाइएगा, मैं समझा रहा हूँ। अगर ये टॉपिक ही पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हैं, वस्तुनिष्ठ तो आधे से ज्यादा ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से पूछा जाता है आपका। वस्तुनिष्ठ कहीं अलग से नहीं बनते, जो टॉपिक होता है उसी से हमारे बनते हैं। तो क्वेश्चन आंसर तैयार करते हैं, समझते जाइएगा टॉपिक को, तो वस्तुनिष्ठ भी आपकी काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। बाकी मैं सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ बताइए हर चैप्टर के, तो आप प्ले लिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा हर चैप्टर की वस्तुनिष्ठ, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। 12th हिस्ट्री 2025 के नाम से प्ले लिस्ट है। तो हिंदुस्तानी भाषा कैसे कहते हैं, देखिए आपने हिंदी भाषा सुनी होगी, उर्दू भाषा सुनी होगी, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा क्या होती है। तो हिंदुस्तानी में क्या है, हिंदी भाषा और उर्दू भाषा दोनों का मिश्रण हमारा हिंदुस्तानी भाषा कहलाता है। तो हिंदुस्तानी भाषा की उत्पत्ति हिंदी और उर्दू के मेल से हुई है। हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े भाग की भाषा होती है। जो हम नॉर्मल तरीके से भाषा बोलते हैं तो कहते हैं कि हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन हम एक बार से क्या हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम जो भाषा बोलते हैं उसमें क्या है, जो बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं वो उर्दू भाषा के भी शब्द होते हैं। ओके, तो जो हिंदुस्तानी भाषा क्या है, जिसमें ऐसी भाषा जिसमें क्या है हिंदी और उर्दू दोनों की भाषा का मेल होता है, वो हमारी हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NG रंगा ने अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या किस प्रकार से की। अल्पसंख्यक शब्द की जो NG रंगा, जिस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपको आने के चांस है।
किसने किस टॉपिक पर क्या बताया। ओके, दो लाइन में सभी आपको तैयार करके रखना है। तो जितने टाइप के कवर हो सकते हैं मैंने यहाँ कवर किया है, तो बस वीडियो को तो सभी जो क्वेश्चन बताए वो तो तैयार करके रखना है। एनजी रंगा थे, उन्होंने अल्पसंख्यक को व्याख्या की। देखिए अल्पसंख्यक को क्या किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा मांग हो रही थी, जो अल्पसंख्यक हैं ओके उनको क्या बहुत विशेष अधिकार दिए जाएं, ओके उनको विशेष अधिकार दिए जाएं। तो एनजी रंगा कहते हैं कि वो जाति से अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा, जाति से अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा। जैसे अपन कह देते हैं कि एसटी ओबीसी इस टाइप से, तो इनकी संख्या कम है, किसी की जो सिख लोगों की संख्या कम है, तो अल्पसंख्यक इस टाइप से नहीं माना जाएगा संख्या के आधार पर। अल्पसंख्यक के यहाँ मतलब उन्होंने उनको अनुसार क्या था, एनजी रंगा के अनुसार अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी पड़ी, यानी सब लोग क्या है समान है, जाति के आधार पर नहीं देखा जाएगा, पैसे के आधार पर देखा, उनकी इनकम किस प्रकार से, उनके घर में रोजगार है, मतलब किस प्रकार से पैसा है, अगर पैसा नहीं तो गरीब की श्रेणी में आएगा, ओके उनकी जाति के आधार पर नहीं उन्हें अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाएगा। तो रंगा की नजर में असली अल्पसंख्यक गरीब और डूबे कुचले लोग हो गए, तो यहाँ जाति के आधार पर न देखकर उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर क्या अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो ये एनजी रंगा का कहना था। ओके, किसने क्या कहा किस टॉपिक पर, ये आपको मैं बता ही रहा हूँ, याद करके रखना है। जैसे हम नेक्स्ट है कि खांडेकर ने क्या दलित जाति की स्थिति के लिए क्या कहा। खांडेकर है उन्होंने दलित जाति की स्थिति के लिए उस समय क्या कहा था वो आपको बताना है, देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट की, ओके अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12th हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री में दोस्तों में आपको क्या था पूरा नोट्स मिल जाएगा, नोट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो नोट्स पढ़ लेते तो फिर आपका 80 में 80 आपको कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि फिर आपको सब टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। ओके, साथ ही आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कई प्रकार के मॉडल पेपर दिए जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, मतलब प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी, पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि जे खांडेकर ने क्या दलित जाति की स्थिति के बारे में क्या कहा। तो संविधान सभा की जब बातें हो रही थी, हर टॉपिक पर बहस हो रहा था, जब नियम बन रहे थे, इतने सारे संविधान में आप जानते हैं इतने सारे नियम हैं, तो सब जब नियम बनते हैं तो बहस होती है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस टाइप की। ओके, तो सबको अपने अपने मत रखता है, अपने अपने नॉलेज के नाम से बताता है। तो खांडेकर ने दलित जाति की स्थिति में क्या कहा था, दलित जाति की जो स्थिति है उनके बारे में क्या कहा था। तो हमें हजारों साल तक दबाया गया है, दलितों की यहाँ बात हो रही है, हमें इस हद तक दबाया जा रहा है कि हमारा दिमाग हमारी देह काम नहीं करती है, अब हमारा हृदय भी क्या भावशून्य हो गया है, ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं, और यही हमारी क्या स्थिति है। ये एकदम शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है, तो याद करके रखना है। ओके, नेक्स्ट है पूरा फैक्ट टाइप सा रहता है कि इन्होंने इस प्रकार से कहा, तो आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र स्पष्ट कीजिए। तो वयस्क मताधिकार आप जानते होंगे कि क्या होता है कि वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक स्त्री और पुरुष जिसकी आयु क्या 18 वर्ष हो जाती है उसे क्या है मत देने का अधिकार हो जाता है, मतलब वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह इस अधिकार द्वारा अपना मनचाहे प्रतिनिधि दल चुन सकता है। किसी दल विशेष को बहुमत प्राप्त होने पर उस दल की सरकार बनती है, अतः इस तरह बनने वाली सरकार को हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लोकतांत्रिक का यह मतलब भी है कि क्या है जो जनता द्वारा जो सरकार बने, लोकतांत्रिक सरकार को। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। देखिए जब संविधान के ये राष्ट्र की जो अभी तो वर्तमान समय बात करें, ओके अब जो देश की राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं है, ऐसा क्यों है। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है कि जो पूरे भारत में जो अधिकतम लोगों के द्वारा बोली जाए। क्योंकि तो अब जब हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा की, जब बहुत सारे लोग जो संविधान सभा के लोग थे मांग कर रहे थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बना जाए, तो जो तमिल के साइड के हैं, तेलुगु साइड के और है गुजराती है, हर एरिया में आपको पता है हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो जो अलग तमिल तेलुगु के जो लीडर थे वो इसका विरोध कर रहे थे कि हिंदी नहीं बनेगी, क्योंकि तमिल तेलुगु वाले जो लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं वो हिंदी के बारे में अच्छे जानते नहीं है, इस टाइप से। तो लगातार बहस चल रही थी, तब महात्मा गांधी ने इस पर अपना विचार दिया था कि हिंदुस्तानी है भाषा है उसे क्या बनानी चाहिए, राष्ट्रीय भाषा बनानी चाहिए। तो हिंदुस्तानी भाषा क्या है कि हिंदी, उर्दू, तमिल, मलयालम, इस प्रकार से आपने भाषा सुनी है। हिंदुस्तानी भाषा क्या है, तो मैंने अभी आपको जस्ट पहले से समझाया है क्वेश्चन में कि हिंदुस्तानी भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू की भाषा जो मिश्रण होते हैं वो हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। जो और महात्मा गांधी इसलिए कहते थे क्योंकि भारत के अधिकतम लोगों के द्वारा हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती है, यानी हिंदी और उर्दू का जो मिक्सचर होता है उस टाइप की भाषा बोली जाती है। तो आंसर किस प्रकार से लिखना है, महात्मा गांधी को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उनका मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी शामिल है, ये दो भाषाएं मिलकर हिंदुस्तानी भाषा बनी है तथा यह हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। दोनों को बोलने वालों की संख्या भी क्या है, अन्य सभी भाषाओं की तुलना में अधिक है। मतलब इस हिंदू और मुस्लिम की संख्या भी देखें तो भी ज्यादा है, यानी हिंदुस्तानी भाषा भी ज्यादा बोली जाती है। यह हिंदू और मुसलमानों के साथ साथ उत्तर और दक्षिण भारत में क्या है खूब ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। इसलिए गांधी जी का मानना था कि हिंदुस्तानी को क्या राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए।
ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तो जो हिंदी है वो राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा अभी तक कोई है ही नहीं। ओके, और क्यों नहीं बन पाई है? क्योंकि जब भी इसकी बात उठती है तो लगातार क्या है, विरोध, दक्षिण भारत की तरह से विरोध होने लगता है, तो लगातार इसका विरोध चलता रहता है। ओके, इसलिए अभी तक बन भी नहीं पाई है राष्ट्रभाषा। ओके, राजभाषा आपकी क्या है? हिंदी है। जैसे भारतीय संविधान किस अवधि में सूत्रबद्ध किया गया? अवधि मतलब किस किस काल के बीच बनाया गया? तो भारतीय संविधान दिसंबर 1946 से नवंबर 1939 के मध्य क्या सूत्रबद्ध किया गया, मतलब तैयार किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, संविधान सभा के 6 प्रमुख सदस्यों के नाम बताइए। देखिए, संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे, ओके, 300 तक पहुंच गई थी संख्या, ओके, लेकिन इसमें 6 सबसे ज्यादा प्रमुख सदस्य कौन थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा संविधान सभा में? तो पहला तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा के.एस. मुंशी, पांचवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, छठवां है अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये 6 नाम आपको एकदम फिक्स याद रखना है, और ऐसा नहीं आप दूसरा नाम ले सकते हैं, ये जो प्रमुख की बात हो रही है तो यही प्रमुख है, ओके, और दूसरा आप नाम नहीं लिख सकते हैं। तो बहुत सारे सदस्य, लेकिन सिलेक्टेड की बात करें तो यही नहीं कि आपको नाम लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव क्या? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब पूरे याद भी करते जाइएगा, यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकता है। ओके, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस भी कराई थी। यहाँ में आपको कई सारे क्वेश्चन दिए मैंने, दो नंबर के यहाँ से आने हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आने हैं। ओके, तो इसलिए, और बहुत सारे टॉपिक से कहीं से भी क्या है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में थोड़ा फिक्स नहीं रहता, कहीं किसी भी टॉपिक से 2 लाइन का क्वेश्चन पूछना है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। ओके, इसलिए क्या है, जितने प्रकार के कवर हो सकते हैं मैंने आपको यहाँ कवर किए, और सभी आपको तैयार करके रखना है, समझ के रखिएगा। 2 लाइन के आंसर है तो कम समय आप अच्छे तैयारी कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया है। तो संविधान की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया? जवाहरलाल नेहरू ने क्या उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, तो इसे एक ऐतिहासिक प्रस्ताव कहा गया। इसके क्या क्या रीजन है? तो 2 पॉइंट में आपको बताना है। तो इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है, उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उद्देश्य प्रस्ताव है क्या? ब्लूप्रिंट है। इतना बड़ा पूरा संविधान है, इतना बड़ा संविधान है, उसका समझ लीजिए ब्लूप्रिंट है। ओके, उसको शॉर्ट में 6 से 7 लाइनों में उसको समझाया जा रहा है कि पूरे संविधान में हम किस टॉपिक की बात करेंगे, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो ये बताया जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में के मूल आदर्शों की रूपरेखा की गई है। ओके, मतलब जिस प्रकार से हम निबंध लिखते हैं तो निबंध इतना बड़ा लिखते हैं 4 पेज का, लेकिन आप रूपरेखा में क्या 4 से 5 लाइन बता दें कि हम इस पूरे निबंध में किस टॉपिक पर उस टॉपिक बात करेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से क्या पूरे संविधान का जो रूपरेखा थी वही क्या उद्देश्य प्रस्ताव थी, वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत क्या संविधान का क्या कार्य आगे बढ़ेगा। दूसरा है कि इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य घोषित किया गया था और नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। ओके, तो ये है आपका उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ पॉइंट है जिनके कारण इसे क्या है ऐतिहासिक प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि भारत किसी भी धर्म या पंथ का राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता है और न ही किसी धर्म का विरोध करता है। संविधान के प्रस्ताव के अनुसार भारतवासियों को धार्मिक विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता होता है। यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने अनुसार अपना धर्म चुन सकता है कि उसे कौन सा धर्म अपनाना है, किस भगवान की पूजा करनी है, वो उसकी स्वतंत्रता रहेगी। ओके, इसमें देखिए किसी भी राज्य की सरकार द्वारा उसका हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत जैसे नव राष्ट्र के सामने कौन सी जटिल समस्या थी? ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे आपका राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्र निर्माण की चुनौती में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कौन कौन सी, तो सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि जब देश बना तो कौन कौन सी समस्या थी। तो पहला तो है कि बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी क्या पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, पाकिस्तान वाले एरिया में था जो लोग थे, तो उन्हें भारत में रहना था, तो भारत में आ रहे थे। ओके, इन लोगों के लिए क्या रहने का इंतजाम और उन्हें क्या रोजगार देना जरूरी था। दूसरा, करीबन 500 रियासतें राजा और नवाबों के शासन में चल रही थी, इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए क्या तैयार करना एक जटिल काम था, जो कि काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया? राष्ट्र का एकीकरण किया। ओके, सभी जैसी देशी रियासत थी उन्हें क्या भारत में मिलाने का प्रयास किया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचकता अल्पसंख्यकों के लिए क्यों आत्मघाती साबित होती है? तो ये किसने पहले कहा? तो ये गोविंद बल्लभ पंत ने कहा। ओके, ये गोविंद बल्लभ पंत ने ये बात कहा था कि जो पृथक निर्वाचन वाली मांग है ये अल्पसंख्यकों के लिए क्या आत्मघाती है, मतलब अल्पसंख्यक वाले लोग जो थे वो पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे।
पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ओके, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पृथक निर्वाचन का मतलब है कि जो कैंडिडेट खड़ा होगा, ओके, चुनाव के समय जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसी एरिया वाले लोग देंगे। मान लीजिए कोई मुस्लिम का कैटेगरी का खड़ा होगा तो जितने भी उस एरिया के मुस्लिम होंगे वही उसे वोट देंगे। इसी बार से कई सारे सिस्टम बनाए जाएंगे। कोई ओबीसी कैंडिडेट रखा है तो जितने भी उस एरिया के ओबीसी लोग हैं वो देंगे। ओके, जनरल का तो जनरल, इस टाइप का था। तो इसमें ये क्या है, बहुत लोगों ने इसमें विरोध भी किया, बहुत जने समर्थन भी किया। विरोध इस पे हो रहा था, महात्मा गांधी ने विरोध किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने विरोध किया, साथ ही गोविंद बल्लभ पंत ने विरोध किया। और इनके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि पृथक निर्वाचन, अभी हम क्वेश्चन आगे और मैं बताऊंगा पृथक निर्वाचन में वल्लभ भाई पटेल जी ने इसके बारे में क्या कहा, पृथक निर्वाचन की मांग में गोविंद बल्लभ पंत ने क्या कहा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ तो ये गोविंद बल्लभ पंत है, उन्होंने कहा इसे आत्मघाती कहा कि अल्पसंख्यक वाले लोग जो मांग कर रहे हैं, ओके, इसमें क्या अपने आप ये आत्मघाती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, देश का विभाजन होगा। क्योंकि जब सबको अलग अलग अपना चुनाव करेगा, अपने अपने से मुस्लिम समुदाय अपनी अलग चुनाव कर रहा है, ओबीसी अलग हो रहा है, एसटी का अलग हो रहा है, ऐसे करके देश का फिर विभाजन हो जाएगा। सब लोग क्या है अलग अलग हो जाएंगे, सब क्या है एक साथ नहीं रह पाएंगे, अलग अलग हो जाएगा, साथ ही देश का विभाजन हो जाएगा। इस टाइप का बताया जा रहा है। साथ ही जो अल्पसंख्यक है वो वैसे भी लोगों से क्या कटे हुए हैं, ओके, जो बहुसंख्यक लोगों से, और फिर और ज्यादा कट जाएंगे इस टाइप से। तो ये बताया जा रहा है। तो 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित है। यानी ये अपना नुकसान करवा रहे हैं जो अल्पसंख्यक है, और उन्हें ये बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग अलग कर दिया जाएगा तो वे कभी भी क्या खुद को बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। यानी खुद पहले से ऑलरेडी अलग हो जाएंगे अल्पसंख्यक के रूप में, तो बहुसंख्यक किस प्रकार जुड़ पाएंगे, ओके, और अपने आप को कैसे बहुसंख्यक बना पाएंगे, इस प्रकार से बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबी धुलेकर ने हिंदी के पक्ष में क्या टिप्पणी दी। तो मैंने आपको बताया संविधान सभा में बहुत सारे टॉपिक पर बात हुई, तो हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बात हो रही थी। तो जो आरबी धुलेकर हैं ये क्या हिंदी के पक्ष में थे। आरबी धुलेकर चाहते थे कि हिंदी को क्या है राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो ये बहुत खतरनाक टिप्पणी किया करते थे, ओके, कि लोग क्या है पूरे एकदम तहलका मच जाता था। किस प्रकार से भी हम देखे क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि संयुक्त प्रांत के एक कांग्रेसी सदस्य आरबी धुलेकर ने आवाज उठाई कि हिंदी को संविधान बनाने की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, संविधान बनाने की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। धुलेकर ने उन लोगों का विरोध किया जिन्होंने यह तर्क किया कि संविधान सभा के सभी सदस्य हिंदुस्तानी भाषा नहीं समझते। साथ ही ये देखो, ये जो आरबी धुलेकर हैं ये हिंदी को राष्ट्रभाषा तो बनाना चाहते ही थे, हिंदी के पक्ष में थे, और ये भी कहते थे कि जो काम होगा संविधान का वो भी हिंदी में होना चाहिए, इस टाइप का कहते थे। तो जब अन्य जो संविधान की सभा के लोग थे, क्योंकि क्या है हर जगह से पूरे भारत के हर एरिया से जो संविधान सदस्य बने थे, ओके, तो उसमें जो दक्षिण भारत वाले लोग थे, ओके, उन्होंने कहा कि हम तो हिंदी को जानते ही नहीं, हम तो अपनी तमिल तेलुगु को जानते हैं, हम हिंदी को जानते नहीं हैं, तो फिर हम कैसे काम करेंगे, ओके। तो उन्होंने सीधे कह दिया, आरबी धुलेकर सीधे बोल देते जो हिंदी को नहीं जानता वो संविधान सभा छोड़ दे। तो इस प्रकार से टिप्पणी कर देते थे जिससे पूरी संविधान सभा में क्या हंगामा मच जाता था। तो आरबी धुलेकर ने कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वे इस सभा को क्या सदस्यता के पात्र नहीं है, उन्हें क्या चले जाना चाहिए, उन्हें क्या संविधान सभा को छोड़ देना चाहिए जो है हिंदी को नहीं जानते हैं, ओके। मतलब सीधा इस प्रकार से ये बात किया करते थे, ओके। धुलेकर की टिप्पणियों से संविधान सभा में हंगामा हो गया। अंत में क्या जवाहरलाल नेहरू ने हस्तक्षेप से क्या संविधान में क्या शांति स्थापित की। तो ये दिया हुआ है आरबी धुलेकर जी ने क्या टिप्पणी की, मतलब क्या टिप्पणी की हिंदी के बारे में, ओके। तो यहाँ बस पढ़ लेते हैं तो भी आपको बन जाएगा, ओके। पेपर में आता है अगर सुन लिया है, पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप 2 से 3 लाइन लिख पाएंगे, बस 2 से 3 लाइन आपको क्या है पेपर में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचिता की मांग में गोविंद बल्लभ पंत ने क्या ऐलान किया। मतलब इस गोविंद बल्लभ पंत ने पृथक निर्वाचन वाली जो मांग है इस पर और क्या है, तो पृथक निर्वाचन की मांग पर जवाब देते हुए गोविंद बल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए घातक है। मतलब ये देश के लिए तो घातक है ही, साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए भी घातक है, ओके। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट एमपी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है कि पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव में सरदार पटेल ने क्या तर्क दिए, क्या कहा इसके बारे में, ओके। तो पृथक निर्वाचन प्रस्ताव में तो सरदार पटेल ने कहा, पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिससे एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया है, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए, रक्तपात का जन्म दिया जाएगा और देश का क्या विभाजन का कारण बनेगा। एक सरदार पटेल ही है जिन्होंने क्या देश का एकीकरण किया, पूरे देश में इतनी सारी रियासतें सबको इकट्ठा किया। तो उनको कहना था कि पृथक निर्वाचन वाला मांग एक प्रकार का विष है, जहर है, अगर ये पूरे देश की राजनीति में समा चुका है
और उनका कहना था कि अगर क्या है जो सबको अगर सब हर कोई अपना अपना चुनाव चलाएगा, अपना कैंडिडेट अपने वाले को वोट देगा, ओके जैसे ओके, तो फिर इसमें क्या होगा, सबका हर कोई अपनी कैटेगरी अपना अपना चुनाव करेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, देश का क्या एक प्रकार से विभाजन हो जाएगा, एक प्रकार से क्या विभाजन हो जाएगा, ओके। एक समुदाय दूसरे समुदाय को क्या घृणा की दृष्टि से देखागा, ओके, जिससे क्या राष्ट्रीय टुकड़े होंगे, रक्तपात होगा, ओके। साथ ही इसमें क्या है, एक समुदाय दूसरे से भिड़ने लगेगा, तो इस तरह से क्या है बेकार है, इसलिए यह पृथक निर्वाचन को फिर नहीं माना गया। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए गोविंद बल्लभ पंत ने क्या विचार दिया। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। लोकतंत्र की सफलता के लिए पंत जी ने कहा, व्यक्ति को आत्म अनुशासन की कला का प्रशिक्षण लेना होगा। लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए कम और औरों के लिए क्या है ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। तो ये इनका दिया हुआ स्टेटमेंट। तो ये आपके मैंने टॉप 25 क्वेश्चन बताए, सभी तैयार करके रखिएगा। मैंने हर प्रकार का जो सिलेक्टेड था सब कवर किया है। बाकी अगर फुल आप स्कोर करना चाहते हैं एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा, ओके। काफी चीजें तो मैंने आपको ऐसी ही समझा दी है, एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको क्या फिर क्लियर हो जाएगा, आपसे सब ऑब्जेक्ट बनेंगे, सब क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे। बाकी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप क्या 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लीजिएगा, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।